नरेंद्र मोदी को 400 सीटों से अब कोई रोक नहीं सकता, यही लग रहा है। 4 जून को 18वीं लोकसभा का नतीजा आने वाला है, लेकिन ऐसा एक तरफा चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले करीब 40 सालों में देखने को नहीं मिला है। और वजह नरेंद्र मोदी भी हैं और मोदी के विरोधी भी हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और विरोधियों ने सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र से क्या खबर आई? उद्धव ठाकरे मोदी से नहीं लड़ रहे, कांग्रेस की सीटें छीन रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता बीजेपी से नहीं लड़ रहे, वो ठाकरे गुट की शिवसेना से लड़ रहे हैं। बिहार में भी यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है। जब मोदी विरोधी आपस में लड़ रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे वो हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे। मोदी 4 जून से आगे की बात कर रहे हैं और 400 से भी आगे की सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एक नई गारंटी आई है और इस गारंटी में 400 से ज्यादा सीटों की 100% गारंटी कैसे है, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी एक सलाह ले रहे हैं। किससे सलाह ले रहे हैं? किस तरह की सलाह ले रहे हैं? किस लिए सलाह ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी 400 नहीं, उसमें 100 और जोड़ रहे हैं। एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। 4 जून नहीं, उसमें 100 दिन और ऐड कर दीजिए। पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 जून के नतीजों से पहले ही मोदी ने 100 दिन का रोड मैप रेडी कर लिया है। अपने हर कैंडिडेट को अभी से टास्क सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी एक नई गारंटी लेकर आने वाले हैं। यह मोदी की लीगल गारंटी होगी। आप पूछेंगे, कैसी गारंटी, कैसी लीगल गारंटी? दीदी ने खूब शोर मचाया। मंच पर वॉशिंग मशीन लगाकर, बीजेपी का पोस्टर चिपकाकर खूब माहौल बनाया। कांग्रेस ने भी अपनी टाइमलाइन पर ब्लैक एंड व्हाइट में वही टेक्स्ट चिपकाया। मोदी की एनिमेटेड फोटो लगाकर माला माल बीजेपी वाला नैरेटिव चलाया। छापा मार वसूली लिख लिख कर एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर घुमाया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने बुधवार को भी बीजेपी वॉशिंग मशीन ही ट्रेंड कराया। मगर अंत में ईडी की छापेमारी में विरोधियों की फेवरेट वॉशिंग मशीन में ही लुटेरों के करोड़ों का माल पकड़ाया। मोदी 24 के लिए और 24 में भी 4 जून से आगे अगले 100 दिन के लिए गरीबों का पैसा लूटने वालों से रिकवर की गई करोड़ों की रकम का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। मोदी एक बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और इस प्लान की लॉन्चिंग पश्चिम बंगाल से होने वाली है। ईडी ने हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल की कई लोकेशंस पर दनादन छापे मारे हैं। हर लोकेशन पर करोड़ों की रकम और संपत्ति जब्त की है। संदेश खाली के आरोपियों की 12 करोड़ से ज्यादा, बंगाल टीचर्स स्कैम में 111 करोड़, राशन स्कैम में 18 करोड़ से ज्यादा। जब इस तरह के तमाम घोटालों से बरामद की गई रकम को जोड़ा गया, जब गिनती की गई, तो टोटल फिगर 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री अब इन्हीं 3000 करोड़ रुपयों को गरीबों में बांटने के लिए एक नई मोदी की गारंटी लेकर आने वाले हैं, वो भी लीगल गारंटी के साथ। ये सारे पैसे पब्लिक में बांटे जाएंगे। शुरुआत बंगाल से होगी और यह खुलासा हुआ है बंगाल की कृष्णनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय को गए मोदी के फोन कॉल के बाद। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया। बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए। बहुत जनों ने बोला हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया,
वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। यानी जो विरोधी मोदी के बारे में ये फैलाते हैं कि मोदी ने पैसा नहीं दिया, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज खुद मोदी ही हैं। बंगाल में गरीबों से लूटी गई एक एक पाई मोदी के हैट्रिक के बाद सीधे गरीबों के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। मोदी ये सारी रकम उन्हीं गरीबों में बांटेंगे। मगर मोदी ये काम तब कर पाएंगे जब वो बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से मैक्सिमम सीटें जीत पाएंगे। जब वो 24 में 400 के पार जाएंगे। सवाल है 400 आएगा कैसे? इसका जवाब भी कृष्णानगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय को किए गए मोदी के फोन कॉल में ही है। यह वो सीट है जहां से 19 के चुनाव में बीजेपी 40% वोट के साथ नंबर 2 पर थी। तब 45% वोट के साथ टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने जीत हासिल की थी। यानी 5 साल पहले कृष्णानगर सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ 5% वोट का गैप था। तब बीजेपी कैंडिडेट 63,000 वोटों के फासले से हारे थे। मगर अब की बात मोदी ने ग्राउंड लेवल पर तैयारी की है। चुनाव की शुरुआत से नतीजों के आने तक खुद कमान संभाली है। जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। विरोधी क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, मोदी ने खुद सबके लिस्ट जारी कर दी है। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ दिया था, फिर वो माने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अमृता जी, पूरे बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जब आप क्षेत्र के लोगों से बात करती है, वो क्या बात करते हैं, अपनी अपेक्षाएं आपको बताते हैं क्या? हाँ, बताते तो हैं। आपके कामों पे हमारा भरोसा है, ये सब बताते हैं। और हम पूछते हैं कि महुआ मोइत्रा का क्या होगा, बोलो उसको तो जेल ही जाना है। अच्छा, लोग बोलते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये मोदी की गारंटी को लेकर आपके लोकसभा के क्षेत्र में लोगों तक बात पहुंची है?
हाँ हाँ, हम तो बोले हैं, तो बोला मोदी जी की तरह हमारा भी गारंटी है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सेवा में आने का। यानी बात चाहे राम मंदिर की हो, सनातन के उदय की हो, हिंदुओं की हो, तुष्टिकरण करने वालों के खिलाफ नैरेटिव की हो, या फिर करप्शन के खिलाफ एक्शन की हो, बीजेपी ने 24 का स्लोगन पूरी तरह एक नारे पर फिक्स कर दिया है। मोदी का परिवार पीछे हो गया है। अब तो हर बीजेपी नेता की टाइमलाइन पर मोदी की गारंटी वाला टेक्स्ट ही घूम रहा है। अब मोदी की गारंटी ही बीजेपी की लीड कैंपेन है। यह कैंपेन ही 24 में बीजेपी का मेन वेपन है। और इसमें भी 4 जून के बाद करप्शन पर फुल एंड फाइनल एक्शन का मोदी का प्रॉमिस है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई 2 खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। मोदी का इतना कहना था कि चुनावी सीजन में सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन मोदी की गारंटी बन गई। बीजेपी का भी अपना खुद का असेसमेंट है। उसे भी समझ आ रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राम लहर से ज्यादा मोदी लहर का असर दिख रहा है, और यह अब तक के हर सर्वे में दिखा है। सबसे लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक भारत के 55% लोग मोदी को ही 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। राहुल को पीएम के तौर पर देखने वाले सिर्फ 14% लोग हैं। और यह सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है। एक दूसरे सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि भारत का अब तक का सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके जवाब में करीब 62% की राय मोदी के फेवर में थी। इस सर्वे में मोदी को सबसे पसंदीदा बताने वालों में मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के थे। और मोदी की इस लहर का असर आप बीजेपी के उन सारे उम्मीदवारों के नामांकन में देख सकते हैं जिनके रोड शो में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है कि सड़कों पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर हुआ हर सर्वे यही बता रहा है कि वहां एनडीए को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। मार्च के सबसे लेटेस्ट सर्वे का डेटा कह रहा है कि एनडीए 48 में से 41 सीट जीत सकती है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 23 सीट जीत सकती है। और यह सब मोदी की गारंटी, मोदी की लहर की वजह से मुमकिन होता दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर नागपुर में नितिन गडकरी का नामांकन ही ले लीजिए। वहां मौजूद लोग क्या नारे लगा रहे हैं, यही सुन लीजिए। मोदी लहर अब हर तरफ फैल चुकी है। 50,000 लोग भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, देवेंद्र जी और बावनकुळे के ऊपर, मेरे ऊपर, प्रफुल्ल भाई के ऊपर आप प्रेम कर कर यहाँ आए हैं। उन आई हुई जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगली बार, अगली बार, अगली बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। पर देर आए दुरुस्त आए, आज हम आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ है, देवेंद्र जी के साथ है। ये हमारे सबके लिए बहुत बहुत अभिमान की बात है। और ये महाराष्ट्र में ये शाहू फुले अंबेडकर की ये पावन भूमि, नागपुर की ये पावन दीक्षा भूमि, यहां से एक नई पुकार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करे, ये पुकार और गुहार देते हुए मैं आप सबको, नितिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 24 में अगर मोदी को 400 के पार जाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे के दम पर 19 में हारी हुई सीटों को भी बीजेपी के फेवर में कर दें। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को ही ले लीजिए। यहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है।
19 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के नेता और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने 47% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी नंबर 2 पर थी, उसे 44% वोट मिले थे। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, मगर 24 में इस गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी है और विवेक कुमार साहू पर बड़ा दांव खेला है। इस सीट पर कांग्रेस मैदान में उतरने से पहले ही हारी हुई कैसे दिख रही है, इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपना नामांकन भरने पहुंचे। तस्वीर देख लीजिए। नकुलनाथ का पूरा परिवार साथ था, मगर फ्रेम में कांग्रेस का एक भी बड़ा चेहरा नहीं दिखा। न राहुल दिखे, न प्रियंका, न ही खड़गे। नामांकन की दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा से बीजेपी कैंडिडेट विवेक कुमार साहू की है। इनके नामांकन में एमपी के सीएम मोहन यादव से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल सब मौजूद रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी न सिर्फ 19 के 3% वोट का गैप कम करेगी, बल्कि मुमकिन है कि वो बड़ी बढ़त भी बना ले, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट के पास नेतृत्व के नाम पर अपना खुद का परिवार है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट के साथ अपनी टॉप लीडरशिप के साथ साथ मोदी नाम का हथियार है। जीवन में जो भी चुनाव लड़ा या लड़ाया, कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा परमात्मा ने यश दिया और जीत के निकले। जोरदार तालियां इस बात की। अभी वो छिंदवाड़ा में अपना चिमटा गाड़ करके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े पूरे चुनाव तक के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसलिए छिंदवाड़ा अब कोई हमको चिंता की बात नहीं। जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा, कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं है, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। हमको अपने पूरे प्रदेश में तो क्या, देश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। अब की बार फिर एक बार ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहां के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहां कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। यानी जिस वक्त कांग्रेस या इंडी अलायंस में शामिल दूसरी पार्टियां सीट शेयरिंग के बाद भी माथापच्ची कर रही हैं, एक दूसरे को ही कोस रही हैं, उस वक्त भी मोदी 19 में गंवाई हुई सीटों को कैसे अपने पाले में करना है, इसका पूरा कैलकुलेशन करके बैठ चुके हैं। इसे कुछ उदाहरण से समझिए। महाराष्ट्र में सारी मोदी विरोधी पार्टियां इस मकसद से इकट्ठा हुई हैं कि वो 24 में मोदी को हराएंगे, मगर सीट शेयरिंग पर डील फाइनल करने के बाद वहां भी उठापटक शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता ने तो राहुल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। उस नेता का नाम है संजय निरुपम। ठाकरे गुट की शिवसेना ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए, उनमें से एक सीट मुंबई उत्तर पश्चिम की भी थी, जहां से संजय निरुपम खुद लड़ना चाहते थे, मगर अब वो खुल्लम खुल्ला बगावत के मूड में आ गए हैं। ऐलान कर दिया कि खिचड़ी चोर उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस के पास अब सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम बचा है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है, हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए, और आखिरकार आज दृश्य यह है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं। कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई। अब पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है,
किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक आध हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अब इंतजार करूंगा। मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। इंडी अलायंस में यह उठापटक सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चल रही, अब तो पंजाब में भी खेला शुरू हो चुका है। वो पंजाब जहां 13 लोकसभा सीटें हैं, जहां 19 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। चुनाव शुरू होने से पहले उसी पंजाब में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद रिंकू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। साथ ही साथ जालंधर वेस्ट से आप के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में दाखिल हो चुके हैं। 14 मार्च को परनीत कौर, 26 मार्च को रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस के ये 2 सांसद बीजेपी में आ गए और अब 27 मार्च को आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी बैठे बैठाए चुनाव शुरू होने से पहले ही पंजाब में बीजेपी के 3 सांसद हो गए। सुशील रिंकू जो आए हैं, ही इज द लोन, इनका एकमात्र लोकसभा के अंदर सदस्य है। मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में कहीं अगर कोई शर्म नाम की चीज हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए लोग। सुशील रिंकू जो आए हैं, ही इज द लोन, इनका एकमात्र लोकसभा के अंदर सदस्य है। मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में कहीं अगर कोई शर्म नाम की चीज हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए लोग। 2024 के चुनाव शुरू होने में 24 दिन बचे हैं, लेकिन जिस तेजी से इंडी अलायंस वाले हवा का रुख देखते हुए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि 24 में पंजाब में भी मोदी की लहर का तेज असर दिख रहा है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा तो याद रखिएगा, यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ही जीत रही है और बीजेपी को उसकी विरोधी पार्टियां ही जिता रही हैं। आप कहेंगे कैसे? तो ट्रेलर आज दिखा है, यूपी के रामपुर में और मुरादाबाद में दिखा है। 2019 में यूपी की 80 में से 64 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी 16 सीटें। इनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी जीती और इनमें से भी 3 मुस्लिम बहुल सीटें थीं, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। आज रामपुर और मुरादाबाद में खेल हो गया। आजम की सेना और अखिलेश की आर्मी आपस में भिड़ गई। अब चुनाव में बचाई क्या है? आजम वर्सेस अखिलेश की ये जो नई लड़ाई शुरू हुई है, इसकी पूरी अंदर की खबर आपको हम इस रिपोर्ट में देते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ से। मोदी की 80 तय, अखिलेश यादव को आजम से ही भय। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश को आजम ही हराएंगे? उत्तर प्रदेश की 2 सीटें, रामपुर और मुरादाबाद, एक पर 52% से ऊपर मुस्लिम वोट, दूसरी पर 45% से ऊपर मुस्लिम वोट। 2019 में समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटों में से 2 ये भी थी। 2024 में भी बीजेपी को जिन सीटों को जीतने पर शक होगा, उनमें ये 2 सीटें भी शामिल होंगी। लेकिन यहां हुआ क्या? दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट्स ने नामांकन कर दिया है। समाजवादी पार्टी में इन दोनों सीटों पर फुल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने यूपी की सारी 80 सीटें जीतने का श्री गणेश कर दिया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से। और नैरेटिव क्या दे रहे हैं? नैरेटिव सेट है कि 500 सालों के बाद अयोध्या में राम जी ने अपने दरबार में होली खेली और अब मथुरा वृंदावन की गलियां भी इंतजार कर रही हैं। मैं हर बार होली में बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी, जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा, भजन तो हम लोगों ने खूब सुना,
लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। एक तरफ बीजेपी है जिसका टारगेट भी क्लियर है, मोटो भी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके नेता से लेकर कार्यकर्ता तक और प्रत्याशी से लेकर वोटर तक सब कंफ्यूज लग रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, योगी आदित्यनाथ हैं जिन्हें पूरी की पूरी क्लैरिटी है बीजेपी कैसे चुनाव लड़ रही है, किस गति से लड़ रही है, किस वैरायटी और कन्विक्शन से लड़ रही है। इसका उदाहरण देखिए। बीजेपी का यूपी में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है। मथुरा में आरएलडी का भी प्रभाव है, इसलिए योगी ने अपने मंच से आरएलडी के नेताओं का भी जिक्र किया। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री राजपाल धनखड़ जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी। बीजेपी अपने साथ समाज के हर तबके को जोड़कर चल रही है, इसीलिए यूपी के अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रखे जा रहे हैं जिसमें पूरे जिले के अलग अलग फील्ड के अलग अलग वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। ये बीजेपी के प्रचार का पहला चरण है जिसमें जिले के हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, व्यापारी, उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए हमारे सभी नेतृत्व वर्ग, जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीलर एसोसिएशन। बीजेपी ऐसे ही चुनाव लड़ती है। इसके बाद अभी बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रचार के लिए आएगा। बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो होंगे। फिर बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई वोट छूट न जाए। योगी की तैयारियां देखिए। योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3 लोकसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। शुरुआत मथुरा से हो चुकी है। इसके बाद आज ही योगी मेरठ भी गए और गाजियाबाद भी। मथुरा और मेरठ में वीआईपी और सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स हैं, हेमा मालिनी और अरुण गोविल। योगी मिशन के लिए फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की वोटिंग वाली सीटों को कवर कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में अब 25 दिन से भी कम का वक्त बचा है, इसीलिए पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। 31 मार्च तक योगी वेस्टर्न यूपी के 15 जिलों को कवर करेंगे। 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद कवर किया। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा की बारी है। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाएंगे। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर जाना है। 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत जाएंगे। टारगेट क्लियर है, यूपी की 80 की 80 सीटें जीतना। बीजेपी की पूरी कोशिश यह है कि जो राम लहर अयोध्या से शुरू हुई है उसे चुनावों से पहले फिर से ट्रेंड करवाया जाए। इसीलिए तो योगी हर जगह राम का नाम ले रहे हैं। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना फोड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फोड़ गाने बजते थे। लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लाए हैं। अब अनुमान करिए होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। दूसरी तरफ जिस समाजवादी पार्टी से बीजेपी का मुकाबला है वो खुद मोदी योगी की 80 सीटें जीतने की राह आसान कर रही है। मुरादाबाद और रामपुर 2 ऐसी सीटें हैं जिन्हें बीजेपी 2019 में हार गई थी, क्योंकि दोनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं। 2019 में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन जीते तो रामपुर से आजम खान। पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। आजम खान सपरिवार जेल पहुंच गए हैं, लेकिन जेल के अंदर से भी आजम खान खेल बिगाड़ रहे हैं। 22 मार्च को अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे थे। लगा कि चुनावों से पहले कटसी मुलाकात थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि अखिलेश और आजम खान की जेल के अंदर हुई इस मुलाकात ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव लड़ें।
आजम खान ये दिखाना चाहते थे कि अगर अखिलेश रामपुर से लड़ते हैं तो संदेश जाता कि अखिलेश आजम के साथ खड़े हैं, उनके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आजम खान ने दूसरी शर्त रखी और शर्त यह थी कि मुरादाबाद से आजम खान की करीबी रुचि वीरा को टिकट देने की। मुरादाबाद से एसटी हसन सिटिंग सांसद हैं, लेकिन 2019 में एसटी हसन को आजम खान ने ही टिकट दिलवाया था। अखिलेश को लगा कि आजम खान की बात नहीं मानी तो इस इलाके में मुस्लिम वोटों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे एरिया में आजम खान मुसलमानों के बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव है। अखिलेश ने मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दे दिया, जबकि एसटी हसन पहले ही नामांकन कर चुके थे। जब यह खबर फैली कि रुचि वीरा नामांकन करने आ रही हैं, तो एसटी हसन के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से एसटी हसन को झूठा दिलासा दिलाया जाता रहा। उन्हें आखिरी वक्त में यह कहा जाता रहा कि टिकट उन्हीं का फाइनल है, लेकिन अंत में रुचि वीरा ने मुरादाबाद से अपना नॉमिनेशन कर दिया। एसटी हसन साहब, कल आपने दाखिल कर दिया था नामांकन, आज रुचि वीरा भी पहुंच गई। अभी ऑफिशियली हम देखें तो क्या आप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियली कैंडिडेट है या रुचि वीरा है, क्या जानकारी है आपको? देखिए, इस वक्त तो चूंकि रुचि वीरा ने भी नामांकन करा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी लेटर है, तो हमारा सिंबल कैंसिल हो गया, उनको दिया गया है। ऑफिशियल कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की अब रुचि वीरा है। ये क्लियर हो गया है कि रुचि वीरा मुरादाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है ऑफिशियल? जी हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी कोई बातचीत हुई है क्या पार्टी आला कमान से या कुछ लोगों से कि कोई गुंजाइश बची हो अभी कि आपका टिकट किसी तरह से चीज़ें हो सकती है? नहीं, अब कैसे हो सकती है, अब 3:15 बज गए। अब आला कमान से मेरी बातचीत कल से हो रही थी। अब जो फैसले हमारे बड़े नेताओं के हैं उससे हम सरे तस्लीम खम करते हैं। रुचि वीरा भी यह जान रही हैं कि मुरादाबाद एक मुस्लिम बहुल सीट है और उस सीट पर भले ही वो समाजवादी पार्टी की आधिकारिक कैंडिडेट हों, लेकिन क्या उन्हें सारे मुस्लिम वोट मिलेंगे, इस पर सवाल है। इसीलिए वो एसटी हसन को प्रतिद्वंदी नहीं, अपना भाई बता रही हैं। बता दीजिए कि सैकल के चुनाव चिन्ह पर आप नामांकन करके आज आई हैं जी, और आप अड़ी है कि समाजवादी पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेगी या वापस लेगी? मतलब वापस लेने के लिए थोड़ी पर्चा भरा जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मोहम्मद आजम खान साहब का, अपने शीर्षस्थ नेताओं का, और गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और पूरे दल बल के साथ जोश उत्साह के साथ चुनाव लड़ूंगी और आप सब लोगों से सहयोग की और आप लोग सब लोग मेरी मदद करेंगे, ये उम्मीद करती हूँ। एक सवाल थोड़ा सा सख्त है, लेकिन चूंकि आपके एक प्रतिद्वंदी और है एसटी हसन, उन्होंने भी नामांकन किया है, वो भी कह रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट है गठबंधन के, आप भी कह रही है, तो क्या कौन सही में कैंडिडेट होगा, क्या कौन है कैंडिडेट? ये तो चलो भैया वहाँ पे चलो। ये तो भाई अभी समय आएगा और वो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मेरे भाई हैं। एसटी हसन ने इतना तो बता ही दिया कि मुरादाबाद सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट ही बेहतर होता, क्योंकि मुरादाबाद में करीब 19,41,000 वोटर हैं, जिनमें से 8,80,000 से ज्यादा मुसलमान हैं, यानी करीब 45% से ज्यादा। मुरादाबाद लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं पड़ती हैं और इन 6 में से 5 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इन 5 ही सीटों पर मुस्लिम विधायक हैं। इसीलिए तो एसटी हसन ने सीधा इशारा दे दिया है कि रुचि वीरा को मुस्लिम वोट मिलेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तो मुस्लिम क़यादत वैसे ही कम है संसद में, मुरादाबाद ऐसी सीट है जहां से मुस्लिम कैंडिडेट जीत भी जाता था, अगर यहां दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा तो एक और सांसद की कमी हो जाएगी संसद में, इस तरह की भी चर्चा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्या दबाव बना है क्या पार्टी पर कुछ? देखिए, पार्टी को भी मालूम है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे सिवाय एक बार के आज़ादी के बाद से अब तक सारे मुस्लिम सांसद ही हुए हैं। अब पार्टी ने ये फैसला क्यों किया है, क्या किया है, आगे क्या करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मुरादाबाद के अलावा रामपुर में भी खेला हो गया। आज अचानक से आजम खान की लिखी ये चिट्ठी वायरल हो गई। कहा गया इसे आजम ने जेल से जारी किया। इसमें अखिलेश यादव के रामपुर से न लड़ने की सूरत में चुनाव का बहिष्कार करने की मांग की गई।
असल में आजम खान रामपुर से अपने कैंडिडेट के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम को टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर मुहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन किया है, लेकिन आज आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी रामपुर से नामांकन कर दिया। अखिलेश यादव जी साहब के हुक्म और उनका आदेश और उनका ये पैगाम था कि मोहब्बत का पैगाम रामपुर से सारे भारत और सारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और रामपुर की ज़मीन को इसलिए भी चुना अध्यक्ष जी ने कि रामपुर में मौलाना आज़ाद मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था पहली मर्तबा आज़ादी के बाद। आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में नामांकन कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ, बस। हमने कल बहिष्कार किया था। फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते, इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है? कोई बात नहीं। आसिम भाई, रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कह तो रहा हूँ 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी, फाइनल होगा। रामपुर में भी समीकरण पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे। यहाँ भी मुस्लिम वोट 52 से 55% तक हैं। सारे मुस्लिम एक तरफ हो जाएं तो वो उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर हो रही इस फाइटिंग में मुसलमान वोटों का बंटना तय है, जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बंटेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा।